हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो पेंटिंग्स दे रखी हैं, एक तो इन पेंटिंग्स को समझेंगे, इनका मीनिंग क्या है। उसके बाद नेशन स्टेट का जो मीनिंग है उसको समझेंगे कि नेशन स्टेट क्या चीज़ है। दूसरा, हम जो यूरोप के अंदर ट्रांजिशन आया है, जो यूरोप में बहुत सारी किंगडम्स रूल करती थी, उन किंगडम्स में से जो बहुत सारी नेशन स्टेट्स निकली आज के टाइम पे 44 कंट्रीज हैं। तो 44 छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई, उन सबको समझेंगे। और जो नेशनलिज्म की फीलिंग है कि हम सब एक हैं, हम एक सिंगल नेशन हैं, ये फीलिंग कैसे आई यूरोप के अंदर। और जो ये मैप दे रखा है, इस मैप में आप देख रहे हो कि ऑस्ट्रियन एम्पायर है, उसके बाद एक ऑटोमन एम्पायर है, इधर एक ऑटोमन एम्पायर है, उसके बाद एक प्रूशियन एम्पायर है। तो ये जो एम्पायर्स हैं बहुत सारे, ये एम्पायर्स कहाँ गए, और आज के टाइम की जो नेशन स्टेट्स हैं, आज के टाइम आज के टाइम पे जो ये कंट्रीज हैं, तो ये इतनी सारी जो कंट्रीज हैं आप देख रहे हो, जिसमें ये जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमेनिया, ये बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सारी ये ये जो बहुत सारी कंट्रीज हैं छोटी छोटी, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई। तो हम ये सब पढ़ेंगे, नेशन स्टेट्स कैसे बनी। अच्छा, ये चैप्टर जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, उस चैप्टर की कंटिन्यूएशन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में जो चेंजेस आए, तो उस चेंजेस से कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आई यूरोप के अंदर। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में जो चेंजेस आए, जो पॉलिटिकल चेंजेस आए, जो नेपोलियन का टेक ओवर था फ्रांस का, उसकी वजह से कैसे चेंजेस आए, नेशनलिज्म की कैसे फीलिंग यूरोप में राइज हुई, और कैसे सबने अपनी अपनी छोटी छोटी नेशंस डिमांड की। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, आप इसमें ये देख रहे हो, ये जो पहली पेंटिंग दे रखी है, ये पेंटिंग ही इस चैप्टर को समराइज करने की ट्राई करती है स्टार्टिंग में, कि एक फ्रेडरिक सोरियो करके फ्रेंच आर्टिस्ट है जिसने पेंटिंग बनाई है। और वो एक इस पेंटिंग में एक अपना ड्रीम, जिसका एक यूटोपियन ड्रीम है, यूटोपियन मतलब एक ऐसा ड्रीम जो शायद सच ना हो, इमेजिनरी ड्रीम है, कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है पर वो ऐसा सोच रहा है। तो एक ड्रीम है उसका, और उस वो ड्रीम क्या है, वो ड्रीम है ये, आप इसमें देख रहे हो उस ड्रीम में उसने क्या क्या सोचा है, कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको नेशन स्टेट्स कह सकते हैं, और उसने उस टाइम उनको बोला डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो उसने उसने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स बोला इन कंट्रीज को। और ये जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, ये अपने अपने झंडे लेके, अपने अपने फ्लैग्स लेके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख रहे हो आप, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख रहे हो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं ये बहुत सारी कंट्रीज। और उसके बाद इस कंट्रीज में सबसे आगे यूएसए और स्विट्जरलैंड है। तो सबसे आगे यूएसए का फ्लैग है उस राइटर के हिसाब से, जो भी यूएसए का फ्लैग था उस टाइम। उसके बाद स्विट्जरलैंड का फ्लैग है, फिर फ्रांस का, फिर जर्मनी का, फिर ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज के फ्लैग्स हैं। और वो सब कंट्री स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रही हैं। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिया था, कि हमारे जो लिबर्टी, हमारी जो आज़ादी है, ह्यूमन की इंडिविजुअल आज़ादी है, वो एज अ स्टैच्यू में रिप्रेजेंट कर दी। तो अब इसमें क्या क्या है इस पेंटिंग में, कि स्विट्जरलैंड और यूएसए जो कि आगे झंडा लेके जा रहे हैं, वो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। और फ्रांस जो है नेशन स्टेट बनने वाला है, इसलिए उसका झंडा थोड़ा पीछे है। और उसके बाद जर्मनी, ये सब फाइट कर रहे हैं नेशन स्टेट के लिए। और ऊपर जो है, ऊपर आप देख रहे हो ये जीसस है और बहुत सारे एंजल्स हैं, ये इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये है इसमें नेशन स्टेट्स में, तो ये इसका एक ड्रीम है। और आप नीचे देखोगे इसी पेंटिंग में, तो इस पेंटिंग में जो नीचे देख रहे हो आप, ये बहुत सारे क्राउन्स पड़े हैं जो कि मोनार्की या एब्सोल्यूटिज्म के सिंबल हैं, एब्सोल्यूटिस्ट पावर के सिंबल हैं। तो ये एब्सोल्यूटिस्ट पावर क्या होती है, तो एब्सोल्यूटिस्ट पावर वो होती है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट है, राजा का रूल चलता है,
उसको एब्सोल्यूटिस्ट पावर बोलते हैं, कि बिल्कुल एब्सोल्यूट है, उसको कोई पूछ नहीं सकता कि ये डिसीजन क्यों लिया। तो इस तरीके से इस पेंटिंग में नेशन स्टेट का एक ड्रीम देखा गया है, और किस तरीके से आज की जो कंट्रीज है वो बनी, ये हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद अब क्या हुआ, एक व्हाट इज अ नेशन। तो नेशन की उस टाइम डेफिनेशन थी कि जब सब कोई लोग कोई कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं, कि या तो वो अरब्स हैं, सारे के सारे लोग अरबी बोलते हैं इसलिए वो अरब्स हैं, या फिर वो जो सारे के सारे लोग हैं वो कोई एक आइडेंटिटी, एक किसी कॉमन बात पे एग्री करते हैं, इसलिए वो लोग सब नेशन है, वो सब लोग एक हैं। तो एक अर्नेस्ट रेनन की एक डेफिनेशन थी इसको, व्हाट इज अ नेशन को लेके। और ये कौन है, एक फ्रेंच फिलोसफर है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में लेक्चरर था। तो इसने अपने टाइम पे एक व्हाट इज अ नेशन की डेफिनेशन दी कि नेशन होता क्या है। तो नेशन क्या है उसके हिसाब से, कि नेशन जो है, जब लोग अपनी हिस्ट्री, लोग अपने सेक्रीफाइस, लोग अपने डिवोशंस, ग्लोरी, इन सबको कॉमन बिलीव में, कॉमन तरीके से जोड़ के देखते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको नेशन बोल सकते हैं। और जब वो एग्री करते हैं बहुत सारी कॉमन चीज़ों पे, कॉमन गोल्स पे, कि हमें अपने देश में ये चाहिए, तो उसको नेशन बोल सकते हैं। और इन सब नेशन के ऊपर कोई भी सुप्रीम पावर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा, कोई भी देश शांति से, किसी की भी लिबर्टी नहीं रह पाएगी। ऐसा ये अर्नेस्ट रेनन की नेशन की डेफिनेशन है, इस जो सोर्स ए दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद वैसे नेशन स्टेट, इसकी जो नेशन स्टेट की डेफिनेशन इस चैप्टर में जो दे रखी है वो है कि जब बहुत सारे सिटीजन्स, ठीक है, उसके रूलर भी इंक्लूडिंग इट्स रूलर, उनके अंदर सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी हो। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी क्या होता है, कि उन लोगों में कोई ऐसी बात कि उन्हें लगता है कि हम सब एक हैं, और उनकी जो हिस्ट्री है या फिर उनका डिसेंट है कि हम सब किसी एक रेस से हैं, कि जैसे हम सब रशियंस हैं, हम सब जर्मन्स हैं। तो उनके अंदर अगर ये चीज आ जाए तो वो एक नेशन स्टेट बन सकते हैं। तो ये नेशन स्टेट की डेफिनेशन है, दो अलग अलग, एक इसकी डेफिनेशन है अर्नेस्ट रेनन की, और एक ये नेशन स्टेट की डेफिनेशन इस चैप्टर में जो दे रखी है। तो नेशन स्टेट की क्या अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद अर्नेस्ट रेनन तो कहता है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए लोगों के अंदर। प्लेबिसाइट मतलब एक उनके अंदर कॉमन किसी पॉइंट पे एग्री होने चाहिए वो। तो प्लेबिसाइट वैसे होता क्या है, एक डायरेक्ट वोट होती है जिसमें लोग एग्री करते हैं, या एक्सेप्ट करते हैं, या रिजेक्ट करते हैं किसी प्रपोजल को, तो ये होता है प्लेबिसाइट। उसके बाद इसमें लिखा है समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशन, ये डिस्कस के नीचे, एज रेनन अंडरस्टैंड देम, कि रेनन क्या समझता है नेशन से। तो ये रेनन का मैंने आपको बताया। उसके बाद अब हम इसमें पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, तो मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये नेशनलिज्म की फीलिंग ज्यादा आई यूरोप की कंट्रीज में। तो चैप्टर 9 का, जब आपने चैप्टर 9 पढ़ा था, उसका चैप्टर 9 के अंदर एक पहली पिक्चर थी जिसमें बेस्टाइल करके एक प्रिजन थी जिसको लोग ब्रेक कर देते हैं। तो उसी पेंटिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये एंड्रियाज रेवनन एक जर्नलिस्ट है, इसने 1791 में एक कवर पेज बनाया है जर्मन मैगजीन का। और उस कवर पेज में क्या दिखाया है कि एक साइड वेस्टाइल है जिसपे लोगों ने हमला कर दिया और तोड़ दिया उसको, और अपने आप को आज़ादी दे दी, अपने आप को फ्री कर लिया डेस्पोटिक रूल से, अपने आप को मोनार्की से फ्री कर लिया। और एक साइड ये जर्मन जर्मन लोगों का इंस्टीट्यूट है, जर्मन लोगों का मोनार्की का सिंबल है जो एकदम शान से खड़ा है। तो ये आप जो देख रहे हो कि जर्मन लोगों का जो ये शान से खड़ा है, और दूसरी तरफ बेस्टाइल है जिसको ब्रेक कर दिया लोगों ने। तो वो भी ये नेशन स्टेट की जो आइडिया है इसको प्रमोट कर रहा है कि हमें भी यही करना चाहिए, अपना जो सिंबल है मोनार्की का इसको तोड़ देना चाहिए। अच्छा, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों को मिला क्या। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों को मिला आइडिया ऑफ फादरलैंड। जैसे हम भी अपने इंडिया को मदरलैंड कंसीडर करते हैं, भारत माता कंसीडर करते हैं, ऐसी फ्रांस ने भी अपने अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को फादरलैंड कंसीडर किया। और उनके अंदर कॉमन सिटीजन्स के, वो सब एक सिटीजन है, वो सब एक नागरिक हैं, इस चीज की, ये भी चीजों पे उसने ध्यान दिया। उसके बाद उन्होंने एक फ्रेंच फ्लैग जिसका जो ट्राई कलर का था वो डिजाइन किया। फ्लैग से क्या होता है, फ्लैग से एक सिंबोलिज्म आता है कि हम इस फ्लैग के अंडर सारे सेम है। जैसे हम सब इंडियंस अब
ट्राई कलर लेके निकलते हैं, अपना खुद का तिरंगा लेके निकलते हैं, तो हम सब एक दूसरे को देख के कैसे सोचते हैं कि ये भी एक इंडियन है जिसके हाथ में ये तिरंगा है। तो इसी तरीके से फ्रेंच ने भी उनको एक कॉमन फ्लैग दिया। उसके बाद जो एस्टेट जनरल थी उसको रीनेम किया, और एक्टिव सिटीजन्स की जो बॉडी थी उसने इलेक्ट करके उसको नेशनल असेंबली बनाया। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिया। उसके बाद न्यू हाइम्स और तो न्यू हाइम्स क्या होते हैं, कुछ सॉन्ग्स, जैसे हमारे में भी वंदे मातरम और जनगण मन, ये जो सॉन्ग्स हैं उसको हमने एक को नेशनल सॉन्ग बनाया, एक को हमने नेशनल एंथम बनाया। तो इस सॉन्ग से भी यूनिटी आती है। तो ये सॉन्ग दिया फ्रांस को। उसके बाद यूनिफॉर्म लॉज, लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज लाए फ्रांस के अंदर। और कस्टम ड्यूटीज जो थी वो अबॉलिश कर दी अंदर ही। जैसे अगर मान लो विद इन द कंट्री बहुत सारे टैक्सेस लग रहे हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए, तो वो सब अबॉलिश कर दिए। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स क्या होता है कि सब जगह सेम वेट, जैसे सब जगह सेम तरीके से तोला जाएगा। अगर कहीं 1 किलो का मतलब 100 ग्राम है तो 100 ग्राम होगा, अगर 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम होगा। इसी तरीके से मेजर्स के सेम मेजर भी किया जाएगा कि 1 मीटर का मतलब जितना लेंथ है उतनी ही लेंथ हर से पूरे फ्रांस में सेम होगी। उसके बाद फ्रेंच एज अ लैंग्वेज उसको प्रमोट किया गया। तो हम सारे इंडियंस भी 2 लैंग्वेजेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। या तो हम हिंदी बोल पाते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स में, या फिर हम फिर सदर्न स्टेट्स में जाते हैं तो कुछ कुछ इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोलते हैं, क्योंकि हम सबकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। अलग अलग एरियाज में भोजपुरी, गुजराती और मराठी ये सब बोलते हैं लोग, अलग अलग लैंग्वेज। तो एक कॉमन लैंग्वेज तो चाहिए होती है लोगों को जोड़ने के लिए एक दूसरे से। तो ऐसी फ्रेंच को उन्होंने कॉमन लैंग्वेज बनाया। तो ये सब फ्रेंच रिवोल्यूशन ने दिया लोगों को। अब ये जो आइडियाज थे ये बाकी यूरोप में भी ट्रेवल करे कि भाई फ्रांस में ये सब हो रहा है। तो इस तरीके से ये बाकी कंट्रीज में भी ये सब जब चला, उसके बाद हुआ क्या कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद कुछ टाइम तो जैकोबिन्स ने रूल किया। जैकोबिन्स के बाद नेपोलियन ने टेक ओवर कर लिया जैकोबिन्स से। तो जब नेपोलियन ने टेक ओवर किया फ्रांस को, तो नेपोलियन ने बाकी कंट्रीज पे, ये बाकी जो एम्पायर्स थे, ओटोमन, प्रूशियन, ये जो इन एम्पायर्स थे इन पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। और हमला करके बहुत सारी टेरिटरीज अपने कंट्रोल में ले ली फ्रांस ने। तो फ्रांस मतलब उस टाइम नेपोलियन फ्रांस को रूल कर रहा है। तो ये जो चेंजेस फ्रांस में आए थे वो सेम चेंजेस उसने और जगहों पे भी इंट्रोड्यूस किए जो एरिया उसने अपने कंट्रोल में ले लिए। ठीक है। तो हुआ क्या अब कि फ्रांस में और बाकी जो एरियाज नेपोलियन ने कंट्रोल किए वहां पे एक सिविल कोड ऑफ 1804 लॉन्च किया। उसके बाद जिसको नेपोलियनिक कोड बोलते थे। तो उस कोड ने क्या किया, जो लोगों के प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ कि मैं इस फैमिली में पैदा हुआ इसलिए मेरे पास ये प्रिविलेज रहेगा, तो ये सब अबॉलिश कर दिया। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया जो एरियाज नेपोलियन के अंडर आए। और राइट टू प्रॉपर्टी क्या था कि जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं उसको बेचूं, खरीदूं, जो मर्जी करूं, वो मेरी है। तो ये चीज इंट्रोड्यूस की फ्रांस में और बाकी एरियाज में। उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया नेपोलियन ने। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि जैसे इंडिया में बहुत सारे जमींदार मतलब बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इसी तरीके से यूरोप में भी फ्यूडल्स होते थे। उन फ्यूडल्स के बहुत बड़े मैनर्स होते थे। मैनर क्या होता था कि एक एरिया जहाँ पे बहुत बड़ा खेत है, उस खेत में बहुत सारे लोग खेती करते हैं। उसमें से जो खेती करते हैं उसके लिए वो ज्यादातर लोग फ्री में खेती करते हैं, उनको सर्फ बोलते हैं। मतलब वो उनके मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर, मतलब मजबूरी में काम करते हैं उस फ्यूडल लॉर्ड के पास। तो ये सब उसने अबॉलिश कर दिया नेपोलियन ने। उसके बाद जो गिल्ड्स के ऊपर, गिल्ड मतलब जो वहां पे ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, जो लोग व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव कर दी। उसके बाद कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस चीज के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है? बिजनेस करने के लिए, कि अगर बंदा ट्रेवल कर पाएगा, उसका माल एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, सड़क अच्छी होगी तभी उसको फायदा होगा। अगर हमने कुछ भेजा है एक एरिया से दूसरी जगह बेचने के लिए, तो वो टाइम से पहुंचना चाहिए, उसी से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सब नेपोलियन ने इम्प्रूव किया। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आए। और इस चीज ने भी ये जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, इसको थोड़ा और ज्यादा लोगों के अंदर राइज की। अच्छा, नेपोलियन ने जब बहुत सारी जगह कब्जा कर लिया तो अब हुआ क्या रहा है कि फ्रांस के अलावा जो बाकी एरियाज थे जहाँ पे कब्जा किया, तो वहां पे उसने बहुत जुल्म किए, बहुत
लोगों के साथ गलत किया। तो ये एक पेंटिंग है, ये एक जर्मन का एक टाउन है। तो ये जर्मन में एक नाम लिखा है ज्वेक्रो बकेन करके कुछ। तो ये कार्ल कैस्पर फ्रिज, ये एक जर्मन पेंटर है जिसने पेंटिंग बनाई है। तो जर्मनी पे नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था, तो उस पेंटिंग में वो कुछ डिपिक्ट कर रहे हैं। तो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं पेंटिंग में कि कुछ फ्रेंच सोल्जर्स हैं, ये जो कुछ फ्रेंच सोल्जर्स हैं देखो, तो ये फ्रेंच सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, जर्मन के जो टाउन में लोग रह रहे हैं उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फार्मर है, उसकी जो कार्ट है, उसकी जो जिसमें वो सामान भर के ला रहा है, बुग्गी जिसको बोलते हैं, तांगा जिसको बोलते हैं, उसको उसने कब्जा लिया है फ्रेंच सोल्जर्स ने। उसके बाद वहां पे जो लेडीज हैं उनको फ्रेंच सोल्जर्स छेड़ रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंच सोल्जर्स ने एक बोर्ड लगाया है जिसपे लिखा है ट्री ऑफ लिबर्टी, मतलब लोगों की फ्रीडम का एक ट्री है, लोगों की लिबर्टी का एक ट्री है। पर एक्चुअल में यहाँ पे कहीं पे भी लिबर्टी नहीं है, और यहाँ पे फ्रेंच सोल्जर्स कुछ लोगों को पैरों से मार रहे हैं, लातों से कुचल रहे हैं। तो ये सब चीजें इसमें जर्मनी में नेपोलियन ने कब्जा करने के बाद लोगों के साथ की। तो कुछ अच्छे चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए, पर जहां जहां वो कब्जा कर रहा था वहां पे लोगों के साथ जुल्म भी किया। तो लोगों को स्टार्टिंग में तो नेपोलियन के आने से काफी खुशी हुई कि इतना कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, पर बाद में लोगों को जब समझ आया कि हम हमारी इस इन अच्छे चेंजेस की जगह हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम, हमारी जो फ्रीडम है, हमारी जो आज़ादी है वो छिन रही है। तो इसलिए लोगों को नेपोलियन डेस्पोटिक लगने लगा। ठीक है। अच्छा, अब एक पेंटिंग दे रखी है फिगर 5 में, द courier of Rhineland loses all that he has on its way home from लेपिस। तो जब वो लेपिस से कहाँ जा रहा है, राइनलैंड जा रहा है, तो मतलब जब वो फ्रांस वापस जा रहा है, तो उसके बैग में से सब कुछ ही नेपोलियन की पिक्चर है कि नेपोलियन के बैग में से जो जो उसने टेरिटरीज जीती थी वो सब वो हार गया है। क्यों? क्योंकि एक बैटल हुई, बैटल ऑफ लेप्जिग। इस लेप्जिग की बैटल में नेपोलियन हार गया। हारा कैसे? नेपोलियन जो बहुत सारी पावर्स थी, ऑस्ट्रियन, प्रूशियन, जर्मन, रशियन, जो बहुत सारी पावर्स थी, बहुत सारे एम्पायर्स थे, उन्होंने मिलके नेपोलियन को हरा दिया, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। तो नेपोलियन अब हार गया। उसके बाद उन्होंने एक कांग्रेस की, कांग्रेस ऑफ वीना। तो उस कांग्रेस ऑफ वीना जो आप ऊपर पेंटिंग दे रखी थी, ये जो कांग्रेस ऑफ वीना की पेंटिंग है 1815, तो ये नेपोलियन के हारने के बाद एक मीटिंग की थी, उसको कांग्रेस ऑफ वीना बोलते हैं उस मीटिंग को। और उसके बाद यूरोप कैसा दिखता था, ये तब की पिक्चर है। ठीक है। तो अब हुआ क्या था, जो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो फाइनली नेशनलिज्म की फीलिंग आई कैसे, तो लोगों के अंदर ये फीलिंग आई क्यों, क्या इसके रीजंस थे। तो हुआ क्या कि जब इस वाले पैराग्राफ में बताया कि किस तरीके से यूरोप मिड 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के आसपास, किस तरीके से यूरोप जो है वो छोटे छोटे डचीज एंड कैंटोन्स में डिवाइड था। डचीज और कैंटोन्स क्या है, जहाँ पे एक ड्यूक रूल करता है, मतलब एक छोटा सा राजा है, या फिर कैंटोन्स कोई छोटा मोटा बड़ा फ्यूडल लॉर्ड है, तो वो अपने टेरिटरी में रूल कर रहे हैं। तो इससे डचीज और कैंटोन्स में डिवाइड हो रखा है। और बहुत सारी जो कंट्रीज है वो कंट्रीज अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, एम्पायर्स हैं, एम्पायर्स के अंदर बहुत सारी डचीज और कैंटोन्स हैं। ठीक है। तो अभी एक होता क्या था कि सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, यहाँ पे ज्यादातर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूल कर रही थी, और जो वेस्टर्न यूरोप था वहां पे ज्यादा पीजेंट्स रहते थे। ठीक है। तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर है वो ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर रूल कर रहा है, जो आज दो अलग अलग कंट्रीज हैं। इसी तरीके से इटली के ऊपर भी यही सेम हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा है। उसके बाद ये जो यूरोप की पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या है कि बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड हो रखा है यूरोप। तो मतलब यूरोप कोई सिंगल एथनिक ग्रुप नहीं है, एक सिंगल कल्चर नहीं है। उस टाइम लोग जो है बहुत ज़्यादा मिक्स हो रखे हैं कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते हैं। तो किस तरीके से बाद में अपनी अपनी नेशन स्टेट्स बनाने लगे। तो हुआ क्या, जैसे हंगरी में ही कुछ पॉपुलेशन जो है, एक लैंग्वेज है वो है मगयार बोल रही है। उसके बाद जो अमीर लोग हैं वो पॉलिश बोल रहे हैं, गलीशिया एक जगह है वहाँ पे पॉलिश बोल रहे हैं। इसी तरीके से स्लोवैक्स हैं, बोहेमियंस हैं। तो बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग लैंग्वेज
बोल रहे हैं पूरे यूरोप में। तो ये किस तरीके से यूनाइट होना स्टार्ट होंगे अब, तो जब इनकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होंगी तब जाके ये यूनाइट होना स्टार्ट होंगे। अच्छा, ये अब चेंज क्यों हो रही हैं कि ये जो 2.1 में था अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास लिखा है, तो इसमें क्या हुआ कि यूरोप में ये जो अरिस्टोक्रेसी थी, मतलब जो अमीर लोग थे, जो जिनके हाथ में पावर थी, तो वो डोमिनेंट क्लास थी। उसके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, सोशली और पॉलिटिकली, मतलब सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट भी थी और उनके पास पॉलिटिकल पावर भी थी। तो वो दोनों जगह यूनाइटेड थे और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे और आपस में शादियां भी करा करते थे। अरिस्टोक्रेसी फैमिलीज जो थी, अमीर लोग, आपस में शादियां भी करते थे। तो उसके बाद एक दूसरी क्लास थी जो कि मेजोरिटी में थी, वो थे पीजेंट्स यूरोप के अंदर, और वो खेती करते थे, स्मॉल छोटे ऑनर्स थे। तो अब यूरोप की जो कंडीशन थी वो ईस्ट और सेंट्रल यूरोप थोड़े सिमिलर से थे, मिलते जुलते एक जैसी कंडीशंस थी कि वहाँ पे बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और उनके नीचे बहुत सारे सर्फ्स काम कर रहे हैं। और जो वेस्टर्न यूरोप था, वहाँ पे क्या था, वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न पार्ट में यूरोप के, वहाँ पे जो नई एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से कमर्शियल क्लास एमर्ज हुई, मतलब वहां पे इतने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स नहीं रहते थे वेस्टर्न यूरोप में। तो इस तरीके से जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में आया, ब्रिटेन के बाद वो बाकी पार्ट्स में फैला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हुई, मैन्युफैक्चर्स बल्क में होना स्टार्ट हुआ चीजें। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब यूरोप में आया और मेनली ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, तो ये एक नई सोशल क्लास यूरोप में जन्म हुई। नई सोशल क्लास कौन सी थी? ये मेनली मिडिल क्लास थी। इस मिडिल क्लास के पास पैसा आने लग गया क्योंकि ये लोग बिजनेस करने लग गए, इंडस्ट्रीज लगाने लग गए। तो इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, तो इनके बच्चों में और ज्यादा अवेयरनेस आई। तो इसी तरीके से अब नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट होएगी। तो हुआ क्या, क्योंकि एक नई क्लास इमर्ज हो गई, इंडस्ट्रीज वगैरह लग रही थी, तो उन लोगों को अब इकोनॉमिक फ्रीडम तो मिल गई थी, उनको पैसा तो आ गया उनके पास बहुत सारा, पर उनकी एक प्रॉब्लम थी, उनके पास अभी भी सोसाइटी में वो वाली रिस्पेक्ट नहीं थी जो एरिस्टोक्रेसी एंजॉय कर रही थी। तो इसीलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लिबरल नेशनलिज्म। तो क्योंकि वो अमीर हो गए हैं, तो अब वो बहुत सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ डिमांड कर रहे हैं पूरे यूरोप में, और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, अपनी खुद की फ्रीडम, लिबरलिज्म डिमांड कर रहे हैं। लिबरलिज्म का मतलब क्या है? टू बी फ्री। लिबर मतलब मीनिंग फ्री, तो लिब वो इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब गवर्नमेंट ऐसी बने जो उनकी मर्जी की हो, तो कोई मोनार्की वगैरह ना हो। ये वो लिबरलिज्म से समझ रहे हैं, जो नई एक क्लास एमर्ज हुई है। अच्छा, वो एक चीज और डिमांड कर रहे हैं, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब, क्योंकि उन्होंने मेहनत से बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई हैं, बहुत सारी जमीनें खरीदी हैं, उन जमीनों पर इंडस्ट्रीज लगाई हैं, तो वो चाहते हैं कि अब इन जमीनों को अरिस्टोक्रेसी या फिर किंग है जो हमारा, वो छीन ना ले हमसे, तो उसको वायलेट ना करे। अच्छा, अब क्या है, जो नए लोग हैं, नए नए जो क्लास एमर्ज हुई है, मिडिल क्लास, वो यूनिवर्सल सफरेज नहीं डिमांड कर रही है। यूनिवर्सल सफरेज मतलब राइट टू वोट, सबको। यूनिवर्सल मतलब सबको, सबको राइट टू वोट, जितने भी लोग एक स्पेसिफिक एज के बाद, उनको सबको राइट टू वोट है। तो ऐसा डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो बस अपने लिए राइट्स डिमांड कर रहे हैं। मतलब जो मिडिल क्लास है वो सिर्फ अपने लिए ही ये राइट्स डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, उसने भी राइट टू वोट सबको नहीं दिया था, ठीक है। और जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने तो और ज्यादा राइट्स छीन लिए, और ज्यादा राइट टू वोट छीन लिया। वुमेन्स को तो बिल्कुल ही नहीं दिया, वुमेन को तो स्टेटस ऑफ माइनर दे दिया। स्टेटस ऑफ माइनर क्या मतलब, कि उनके ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए, हस्बैंड या फिर उसका फादर, जो उनको परमिशन देगा उनका उनसे उनको घर से बाहर निकलने की या फिर उनको काम करने की। तो इस तरीके से अभी ये जो नॉन प्रॉपर्टेड, जो पीजेंट क्लास है, जो गरीब लोग हैं यूरोप के अंदर, अभी वो कोई कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी पैसा नहीं है। ये डिमांड कौन कर रहा है? मिडिल क्लास, ये सब चीजें डिमांड कर रही है, ठीक है। अब होगा क्या, मिडिल क्लास जो डिमांड कर रही है, ये कुछ और चीजें भी डिमांड करेगी, क्योंकि नेपोलियन ने अपने एरिया में एक कन्फिडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बनाया था। ये कन्फिडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स मतलब छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज, छोटे छोटे एरियाज जो है, वो अलग अलग लोगों को रूल करने के लिए दे दिए थे। तो
उन एरियाज में अलग अलग करेंसी चलने लग गई। मतलब यहाँ पे कुछ और चल रहा है, यहाँ पे मान लो डॉलर चल रहा है, यूरोप चल रहा है, यूरो चल रहा है, तो कहीं येन चल रहा है, कहीं युआन चल रहा है, अलग अलग करेंसीज चलने लगी इस तरीके से, मान लो एग्जाम्पल। तो इन करेंसीज की वजह से और अलग अलग लोग टैक्स लगाने लग गए, तो लोगों को जो ये मिडिल क्लास थी इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, इनको अपना सामान बेचना है, पर क्योंकि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में जब ये पास होते हैं तो इनको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है और सबको देना पड़ता है, तो इनके पास प्रॉफिट जो है कम हो जाता है। तो इस तरीके से दूसरा एक और प्रॉब्लम है, ये जो लोग हैं, ये 39 जो स्टेट्स हैं, ये अलग अलग टैक्स भी लगा रही हैं, अलग अलग टैक्स लगा रही हैं, और अलग अलग जो इनकी लेंथ वेट्स एंड मेजर्स हैं वो अलग अलग है, कि कहीं जगह 1 मीटर का मतलब कुछ और है। तो एक LA करके यूनिट होता है लेंथ का, तो लेंथ जिसमें क्लोथ मेजर करते हैं, तो वो फ्रैंकफर्ट एक जगह है, फ्रैंकफर्ट, वहां पे वो 54.7 मीटर का था, और मेंज में 55 मीटर का था। इस तरीके से वो अलग अलग उसकी लेंथ बदल जाती थी। तो इसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि 1815 में जब नेपोलियन को हरा दिया था बहुत सारी किंगडम्स ने मिलके, तो इन 39 जो ये 39 स्टेट्स थी, इनको अबॉलिश करके यहाँ पे एक कस्टम यूनियन, मतलब इन सब लोगों ने मिलके एक यूनियन बनाई, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ज़ोल्वरिन। उस ज़ोल्वरिन ने, जिसमें प्रूशिया प्रूशिया सबसे आगे था, प्रूशिया जो कि आज जर्मनी और पोलैंड और बेल्जियम के बीच में बटा हुआ है, तो प्रूशिया ने ये सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लिया, और उसमें बहुत सारी जर्मन स्टेट्स भी थी। इन सब ने कस्टम यूनियन को बनाया, और बहुत सारे जो टैरिफ्स थे, बहुत सारे टैक्सेस थे, उसको अबॉलिश कर दिया, और बहुत सारी जो करेंसीज चल रही थी उनको भी अबॉलिश कर दिया। तो इस तरीके से क्या आया, इस तरीके से इकोनॉमिक यूनिटी आई, कि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते थे और अपना सामान बेच सकते थे, जो ये नई मिडिल क्लास थी। तो अब इकोनॉमिक यूनिटी आई, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब ये एक सोर्स बी के अंदर दे रखा है कि ये सोर्स बी में क्या दे रखा है कि एक फ्रेडरिक लिस्ट करके प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का, 1834 में जब ये ज़ोल्वरिन बन गया है, तो ज़ोल्वरिन का वो कॉन्सेप्ट बता रहा है कि जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, जो इकोनॉमिक फ्रीडम हमें मिली है इस कस्टम यूनियन को बनाने के बाद, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बाद, उससे कितने फायदे होने वाले हैं, और इसका मेन गोल क्या है। इसका मेन गोल है लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग जगाना, नेशनलिज्म की, कि हम सब लोग एक हैं, सारे जर्मन्स एक हैं। उसके बाद हम सबकी जो इकोनॉमी है वो अगर कनेक्टेड रहेगी तो हम ज़्यादा फायदे उठा पाएंगे, और अगर हमें फायदे उठाने हैं तो हम नेशनली ज़्यादा यूनाइटेड होने चाहिए, फ्री इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और नेशनल सेंटिमेंट्स जो है वो अपने अंदर और ज़्यादा जगाने चाहिए, ठीक है। अब ये डिस्कस में लिखा है कि डिस्कस द पॉलिटिकल एंड्स द लिस्ट होप्स टू अचीव थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स। तो लिस्ट मतलब ये फ्रेडरिक लिस्ट, जो ये पॉलिटिकल एंड्स मतलब किस क्या चाहता है वो इस इकोनॉमिक फ्रीडम से, तो वो क्या चाहता है, वो जर्मन्स की यूनिटी चाहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक ऊपर एक टाइमलाइन दे रखी थी, इस टाइमलाइन को भी पढ़ लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट डेट्स। तो अब 1797 में नेपोलियन इन्वेड्स इटली, ये टाइमलाइन दे रखी है कि किस तरीके से यूरोप में क्रोनोलॉजी में चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं। तो नेपोलियन ने कब कब्जा कर लिया इटली पे, नेपोलियनिक वॉर्स हो गए। उसके बाद 1815 तक जब सारी पावर्स मिलके लड़ी नेपोलियन के अगेंस्ट, तो नेपोलियन को हरा दिया। वीना पीस सेटलमेंट हुआ। वीना पीस सेटलमेंट क्या है, वीना एक जगह है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया आज की कंट्री है, वहाँ की कैपिटल है वीना। तो वीना में सेटलमेंट हुई। उस टाइम पे वीना एग्जिस्ट करता था, एज अ सिटी एग्जिस्ट करता था, एज अ कंट्री नहीं एग्जिस्ट करता था। तो वीना में सेटलमेंट हुई, और जब ये सेटलमेंट हुई तो इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर लिया अपने एरियाज को, जो ये लोग जीते थे नेपोलियन को हरा के, इन जो एरियाज जीते थे उस एरिया को डिवाइड कर लिया अपने आप में। उसके बाद ग्रीक स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और इंडिपेंडेंस बिगिंस 1821। फिर रिवोल्यूशन इन यूरोप 1848 में, बहुत सारे लोग आर्ट इंडस्ट्रियल वर्कर पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही थी उनको, जो झेलना पड़ रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, जो गरीब लोग थे उनको जो बुरी हालत में काम करना पड़ रहा था उन इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। जो मिडिल क्लास थी, जिनकी खुद की इंडस्ट्रीज थी, तो
उन्होंने भी डिमांड करना स्टार्ट किया अपने राइट्स। ठीक है, इटालियंस, जर्मन्स, मंग्यार्स, पोल्स, जैक्स, ये इन्होंने नेशन स्टेट्स डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। और 1870 तक इटली जो है वो यूनिफाई हो गया। इटली में जो छोटे छोटे एरियाज थे वो सारे मिलके उन्होंने इटली करके कंट्री बना ली। और इसी तरीके से 1871 में जर्मनी ने भी अपने आप को एक कंट्री बना लिया। बहुत सारी जो प्रिंसिपैलिटीज थी उन्होंने कंट्री बना लिया। और 1905 में जो स्लैव नेशनल थे उन्होंने हैब्सबर्ग और ओटोमन एम्पायर्स को खत्म कर दिया। तो 1905 में स्लैब्स ने, तो इन स्लैब, ये स्लैब क्या, ये भी एक एथनिक ग्रुप है, ये भी ग्रुप है यूरोप के अंदर जिन्होंने ये ओटोमन एम्पायर हैब्सबर्ग के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया है। तो अब हुआ क्या, ये 2.3 में दे रखा है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ये 1815 वो डेट है जब नेपोलियन हार गया है। और नेपोलियन हारा है किसने, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया है। हराने के बाद इन्होंने एक मीटिंग की है। और उस मीटिंग का होस्ट कौन है, उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किसने किया है, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, उसने होस्ट किया है। अच्छा, इस मीटिंग में कौन लोग हैं, इस मीटिंग में सारे कंजर्वेटिव्स हैं। ठीक है, ये कंजर्वेटिव्स क्या चाहते हैं, कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो पुरानी सोच के, जो यूरोप की उस सोसाइटी से जिसमें पैसा है, और किसके पास पैसा है, अरिस्टोक्रेसी के पास, और उसके पास पॉलिटिकल पावर भी है, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो वो लोग जो अरिस्टोक्रेसी है वही कंजर्वेटिव है। तो ये कंजर्वेटिव चाहते क्या है, ये कंजर्वेटिव चाहते हैं कि जो चर्च है, जो मोनार्की है, जो सोशल हायरार्की है, जो डिफरेंसेस हैं, वो सब ऐसे के ऐसे ही रहें। और जो चेंज है वो स्लोली आए। और वो चेंज किस चीज में आए, वो चेंज इनकी पोजीशन में ना आए, वो चेंज आए आर्मी में, ब्यूरोक्रेसी में आए, कि थोड़ी ब्यूरोक्रेसी बेटर हो जाए। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, जो लोग देश चलाते हैं, अफसर होते हैं जो लोग, ठीक है, ऑफिसर्स। उसके बाद जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी थोड़ी और डायनेमिक हो। डायनेमिक मतलब और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हों, और ज़्यादा चीज़ों से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। उसके बाद जो फ्यूडलिज्म है और सर्फडम है, इसको अबॉलिश कर दो, ताकि ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जिनके पास और पावर है वो और ज़्यादा कंसंट्रेट हो। मतलब छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स को खत्म करो। हम जो अरिस्टोक्रेट्स हैं जिनके पास बहुत पैसा है, सिर्फ वही रहने चाहिए। उसके बाद अब हुआ क्या, 1815 की जो कांग्रेस हुई, इसमें एक ट्रीटी हुई, और इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वीना 1815। उन्होंने क्या किया, जो नेपोलियन था, नेपोलियन तो अब खत्म हो गया। तो नेपोलियन के बाद अब जो फ्रांस है, उस फ्रांस में एक पुरानी जो डायनेस्टी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो डायनेस्टी थी, बॉरबॉन डायनेस्टी जिसको बोलते थे, उसको रिस्टोर कर दिया पावर में। ताकि जो ये पावर, जिन पावर्स ने नेपोलियन को हराया है, ये सब मोनार्की हैं, ये सब जो है रूलर्स हैं। तो ये चाहते हैं कि जो लिबरल थॉट है सोसाइटी के अंदर, वो थॉट ज़्यादा अब और ज़्यादा ना बढ़े, और हमारी जो पावर है हमारे पास वो छिन ना जाए, ये लिबरल लोग हमसे छीन ना लें। तो इसीलिए इन्होंने पुरानी जो सोच थी, जो कंजर्वेटिव चाहते हैं कि भाई रूलिंग क्लास तो रहे ही रहे, ठीक है, मोनार्की तो होनी ही चाहिए। तो मोनार्की जो नेपोलियन ने एरिया कब्जा कर लिए थे, एक तो उस एरिया को इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया अपने अपने आप, कि तुम ये वाला एरिया रखो, तुम ये वाला। और जो छोटे छोटे राजा थे, उन राजाओं को इन्होंने दोबारा रिस्टोर कर दिया। ठीक है, और फ्रांस के ऊपर कहीं दोबारा कोई नेपोलियन जैसा बंदा ना आ जाए, तो फ्रांस की जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री पे बहुत सारी किंगडम्स छोटी छोटी सेटअप कर दी। ठीक है, ताकि वो ध्यान रखें कि फ्रांस अपनी बाउंड्री से बाहर ना निकले। ठीक है, अच्छा, अब जो ये कंजर्वेटिव्स हैं, जो इन्होंने ये नया ऑर्डर जो सेटअप किया है नेपोलियन को हराने के बाद, उन्होंने क्या किया, वो क्रिटिसिज्म, मतलब वो अपनी बुराई नहीं सुन सकते, उनके बारे में कोई गलत बोले तो वो सुन नहीं सकते, इसलिए कोई न्यूज़पेपर, कोई बुक, कुछ भी छपता था, वो उसको सेंसर कर देते थे। सेंसर मतलब वो उसको चेक करते थे, चेक करने के बाद पब्लिश होने देते थे। तो जैसे अभी एक कैरिकेचर दे रखा है, इस कैरिकेचर में क्या दे रखा है, कि एक मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग में कौन लोग हैं, मीटिंग में थिंकर्स हैं। थिंकर्स कौन है, अच्छा, ये एक क्लब ऑफ थिंकर्स है, ये एक अनोनिमस क्रिएचर है, अनोनिमस कैरिकेचर है।
ये एनोनिमस कैरिकेचर क्या होता है? एनोनिमस मतलब इसका पता नहीं है किसने ड्रॉ किया है, पर इस कैरिकेचर का मीनिंग क्या है? इस कैरिकेचर में ऊपर एक बोर्ड लगा है, यहाँ एक बोर्ड लगा है, इस बोर्ड पे क्या लिखा है? इस बोर्ड पे लिखा है कि आज का क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे मीटिंग इज हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड, कि हमें सोचना कब तक अलाउ किया जाएगा। जो ये कंजर्वेटिव लोग हैं, हमें क्या ये सोचने देंगे कभी फ्रीली? उसके बाद इन सब लोगों ने मास्क लगाया है। तो इस मीटिंग का पहला रूल क्या है कि जब भी कोई एंटर होगा इस मीटिंग में, सबसे पहले मास्क लगाएगा और वो कुछ बोलेगा नहीं, कुछ सोचेगा नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव्स ये सब चाहते नहीं। तो ये एक 1820 का कैरिकेचर है। 1820 मतलब वीना कांग्रेस के 5 साल बाद, ठीक है, जब इन लोगों ने नेपोलियन वाला जो एरिया उसको छीन लिया और अपने आप में डिवाइड कर लिया, छोटी छोटी किंगडम्स आ चुकी हैं। तो ये अब क्या हुआ, अब आगे रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो अब जो ये लोग हैं, ये कंजर्वेटिव्स, इनका जवाब देने भी कोई ना कोई आएगा। तो इनका जवाब कौन देंगे? इसका जवाब देंगे रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो अब ये जो कांग्रेस हुई 1815 की, उस कांग्रेस के बाद रिवोल्यूशनरीज आ गए। रिवोल्यूशनरीज कौन है? ये वो लोग हैं जो कुछ लिबरल्स ही हैं, मतलब जो मिडिल क्लास से आए हैं, जिनकी खुद की इंडस्ट्रीज हैं। तो ये रिवोल्यूशनरीज, ये लिबरल्स लोगों से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज कर बनाना स्टार्ट कर दिया। जो ये 1815 की कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को अपोज करने के लिए, उसके आइडियाज को अपोज करने के लिए और अपनी फ्रीडम डिमांड करने के लिए, तो चुपचाप इन्होंने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की। उस मीटिंग्स में क्या डिमांड किया? फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, कि लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। उसके बाद इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा था, वो था गुसिपी माजिनी, ये जो कि जेनोवा में बॉर्न हुआ 1807 में, और उसने एक सीक्रेट सोसाइटी सबसे पहले ज्वाइन की, कार्बोनारी, ठीक है। उसके बाद वो 24 की एज में एग्जाइल चला गया। एग्जाइल क्या होता है? 1831 में जब वो 24 साल का था तो एग्जाइल चला गया, क्योंकि उसने लिंगूरिया एक एरिया था, उस वहां पे उसने रिवोल्यूशन अटेम्प्ट किया। रिवोल्यूशन से वो क्या चाहता था कि ये वो जो वहां पे डेस्पोटिक रूलर था उसको हटा के खुद पावर लेना, ठीक है। तो एग्जाइल क्या होता है? एग्जाइल होता है एक अपना देश छोड़ के कहीं दूसरे देश में जाके छुप जाओ और अपने देश से बचे रहो, ताकि वहां का जो हमारे देश का रूलर है वो हम पे जुल्म ना करे, हम उससे बचे रहें। तो एग्जाइल मतलब होता है कि अपने देश से भाग जाना और देश से भाग के दूसरी जगह रहना, और अपने देश तब तक ना आना जब तक सेफ फील ना हो। तो वो एग्जाइल चला गया, ठीक है, 1831 में। तो उसके बाद उसने यंग इटली करके एक ऑर्गेनाइज सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की मर्सेल्स में, यूरोप की एक सिटी में। उसके बाद यंग यूरोप करके एक दूसरी सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, ठीक है। और इन सीक्रेट सोसाइटीज का एम क्या है? फ्रीडम लाना, ठीक है, फ्रीडम। और जो ये डिसेंट वगैरह, जिसको जो क्रिटिसिज्म जो ये झेल नहीं पा रहे हैं कंजर्वेटिव्स, उसके अगेंस्ट लड़ना, ठीक है। और मजीनी ये बिलीव करता था कि गॉड, भगवान खुद चाहता है कि नेचुरल जो नेशन स्टेट्स है वो तो नेचुरली होने ही चाहिए दुनिया में, मतलब क्योंकि भगवान ने बनाया है लोगों को इस तरीके से कि वो सेम लैंग्वेज बोले, सेम तरह के कल्चर फॉलो करें एक सिंगल एरिया में, और वो एक दूसरे से ब्रदरहुड की तरह यूनिफाई हो सकें, एक दूसरे के साथ मिलके रह सकें। इसीलिए उनको अपनी खुद की कंट्री बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो सब एक है, जो एक एरिया के लोगों में एक है। तो इस तरीके से गॉड भी यही चाहता है। तो मेटर ने, जो कि वीना कांग्रेस का प्रेसिडेंट था 1815 में, उसने मैजिनी को बोला, मैजिनी को डिस्क्राइब किया कि सबसे डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर का। सोशल ऑर्डर मतलब जो उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है सोशल ऑर्डर, जिसमें एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी के ऊपर राजा है और उस राजा के नीचे मिडिल क्लास, और एरिस्टोक्रेसी और राजा के नीचे मिडिल क्लास है और उनके नीचे पीजेंट्स हैं। तो ये सोशल ऑर्डर है जो, जिसमें लोग एक हायरार्की में एग्जिस्ट करते हैं और जो डायनेस्टीज है, रूलिंग डायनेस्टीज उनकी चलती है। तो उसके अगेंस्ट ये सबसे बड़ा एनिमी है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन है ये। अच्छा, अब हम क्या है कि ये जो हमने इतना पोर्शन जो किया है, अभी हमारे 12 पेज हो गए हैं। तो अब ये चैप्टर, मतलब अब मैं इसको पार्ट 2 में डालूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो क्योंकि आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा इसको पढ़ते पढ़ते, तो इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डालूंगा।